सा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का इस हिंदी सीरीज में हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक है ब्लेम गेम, वाई मी, मैं दोषारोपण, मैं ही क्यों। तो इस जीवन के सफर में कहीं ना कहीं हम किसी को ब्लेम करते हैं, चाहे हमारे परिवार का कोई व्यक्ति है, चाहे मित्र संबंधी है या वर्क कॉलीग है जिसके साथ हम काम करते हैं। तो कोई ना कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति हो जिससे हम ब्लेम करते हैं, जिस पे हम ब्लेम करते हैं। और जैसे कोई रास्ते चलते हुए व्यक्ति भी हो सकता है या मौसम भी हो सकता है। तो हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है तो उसका दोष हम दूसरे व्यक्ति को या कोई परिस्थिति को देते हैं। तो ये कितना सच है आज हम देखेंगे। तो इसको गहराई से समझाने के लिए आज हमारे साथ है ब्रदर शांतनु फ्रॉम माउंट आबू, इंडिया। शांतनु भाई, आपका इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहूंगी कि आप ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आपने 2000 में प्राप्त किया और 2002 से मतलब 2 साल के अंदर ही आप माउंट आबू जो हमारा हेड क्वार्टर है वहाँ आप रहने गए और अपने प्रोफेशन में, स्टडीज में आपने ग्रेजुएशन किया है फैशन डिजाइनर में, जिसके लिए आपको अवार्ड भी प्राप्त हुआ है फॉर द मोस्ट इनोवेटिव डिजाइन कलेक्शन फॉर द ईयर 2012। और आपने सेकंड बैचलर डिग्री भी हासिल किया है फाइन आर्ट्स में। और इसके अलावा आपका स्पेशल इंटरेस्ट रहा है इन्वायरमेंट। तो आप काफी सारे इन्वायरमेंट के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आपके काफी इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया में, पेरिस में, और स्पेशली COP26 के लिए ग्लासगो में जो इवेंट हुआ था जिसके लिए आपको स्पेशली इनविटेशन दिया गया था। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आपको इस टॉपिक के बारे में आपको हम स्पष्टीकरण करें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच भारती बहन, आपका बहुत बहुत थैंक्स और सारी टीम का थैंक्स कि इतना अच्छा एक टॉपिक आपने ढूंढ के निकाला। शुरुआत में एक छोटे इंसिडेंट से करना चाहूँगा। वो इंसिडेंट्स में भी आपको फनी लगे बट इट्स अ वेरी वेरी रियल लाइफ इंसिडेंट। मैं बॉम्बे के चौपाटी में बैठा हुआ था एंड वहाँ पर मैं फोटोग्राफी कर रहा था और मैंने देखा एक छोटा सा फैमिली आया हुआ है। और वो फैमिली वहाँ पर कुछ पिकनिक जैसा मना रहा था और इतने में जो छोटा बच्चा था वो दौड़ते दौड़ते गिर गया और वो रोने लगा। तो उसकी मम्मी गई, उसको उठाई और उसको चुप नहीं करा पा रही थी। तो उसने क्या किया, बच्चे को उठाया और बच्चे के सामने उसने जो रेत थी, रेत का सब पीटा। तुम गंदे हो, है, तुम्हारी वजह से गिर गए। और वो बच्चा हंसने लगा एंड देन बच्चा शांत हो गया और मम्मी के साथ खेलने लगा। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मम्मी ने बच्चे को एक चीज क्या दिखाई कि दौड़ने में गलती नहीं थी, गलती रेत की थी जिसकी वजह से तुम गिर गए। तो इतने छोटेपन से भी हमारे आसपास चीजें ऐसी हो रही होती हैं या हमारे आसपास हमको बताया जाता है जिससे हमें ऐसा लगने लगे कि गलती हमेशा किसी और की है। ऐसा ही एक और मजेदार किस्सा है। मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी है और एक 2 साल का बच्चा है। और उसने बोला कि मैं फोन पे था और इतने में मुझे बहुत जोर से किसी के रोने की आवाज आई।
तो मैं गया वहां पर और देखा मेरा छोटा बच्चा जो है वो रो रहा था। मैंने पूछा बेटी को क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो उसने बोला भाई के सर पे चोट लग गई। तो मैंने पूछा कैसे लग गई? वो बोला इस बैट से लग गई। मतलब बैट कहाँ था? तो बोला बैट मेरे हाथ में था। तो प्रोजेक्ट करना, अपने से अलग कर देना समस्या को, एक तरीका होता है खुद को बचाने का। जब हम ये शब्द यूज करते हैं दोषारोपण, दोष शब्द के एक बहुत भाव होते हैं, बहुत मीनिंग होता है। जैसे कि एक मतलब होता है, दोष का मतलब होता है कमी। जैसे मुख दोष, हाँ मतलब किसी का मुंह अगर ठीक नहीं है तो यू कॉल इट मुख दोष। या कभी आपने सुना होगा ऋषि अष्टावक्र जो थे उनको अंग दोष था, 8 अंग दोष था। मतलब 8 जगह से उनके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी थी, इसलिए उनको अष्टावक्र कहते थे। तो अंग दोष मतलब कमी होना, किसी भी प्रकार की कमी। दूसरा दोष का मतलब होता है बुराई। बोलते हैं ना संग दोष, संग दोष से बचो, मतलब बुरे संग से बचो। तो दूसरा भाव दोष शब्द का होता है बुराई। और एक तीसरा भाव होता है आरोप करना, कि कमियों को या बुराइयों को किसी पे लेप लगा देना, आरोप कर देना। तीनों ही केस में, तीनों ही मामलों में जो एक्टिविटी है, जो कर्म किया जा रहा है, चाहे बुराई देखने का, चाहे कमी देखने का, चाहे किसी को जिम्मेदार ठहराने का या किसी को उत्तरदायी ठहराने का कि भाई इस सिचुएशन के लिए, इस परिस्थिति के लिए आप जिम्मेवार हो या आप उत्तरदायी हो, तीनों ही केस में हो क्या रहा है कि हम अपने को उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से अलग समझ रहे हैं। और इसलिए इस शब्द जो इंग्लिश में वर्ड है ब्लेम गेम, गेम वर्ड का मतलब होता है खेल, जहाँ पर आपको बहुत मजा आ रहा होता है, यू आर एंजॉइंग, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है और इसलिए बार बार खेलना पसंद करते हैं। लेकिन एक बार अगर आप समझ ले कि वो गेम जो है वो मेरे लिए हितकारी नहीं है, मेरे को उस गेम से बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो फिर आपके लिए गेम नहीं रहेगा। देन यू विल ट्राई टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट गेम। आप अपने को उस खेल से, उस प्रकार की क्रीड़ा से खुद को अलग करेंगे। लेकिन गेम जोड़ा इसलिए क्योंकि हम बार 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 उसको कर रहे होते हैं। बाइबल में जीसस ने जब वो माउंटेन पे अपने सरमन्स दे रहे थे, अपनी शिक्षाएं दे रहे थे पहाड़ों के ऊपर, तो मैथ्यू में चैप्टर 7 में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुमको अपने सामने वाले व्यक्ति का या अपने भाई के आंखों का छोटा सा तिनका दिख जाता है, लेकिन अपनी आंखों में पड़ा हुआ बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर वो नहीं दिखता। और जब तक तुम अपनी आंखों से ये बड़ा वाला लकड़ी का गट्ठर नहीं निकालोगे, तब तक तुम सामने वाले की आंख का छोटा सा तिनका नहीं निकाल सकते। यही चीज और भी धर्मशास्त्रों में और भी कई जगहों पे हमको सुनने को मिलता है। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे में बोला हुआ है, आपने सुना भी होगा ये, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। When I went to look for negative, मैं जब किसी में कुछ बुरा ढूंढने गया तो मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। और जब मैंने खुद में झांकने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे में कितनी बुराइयां हैं। सो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो विच मीन्स कि जब हम बाहर ढूंढ रहे हैं समस्या के बीज को या कारण को, हम तमाम कारणों को मुद्दा बना सकते हैं कि इनकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, लेकिन रियल कॉज, रूट कॉज जो बीज है उस पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए जो गीत अभी बज रहा था उसमें बहुत सुंदर एक लाइन था कि श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। थैंक यू फॉर प्लेइंग दैट सॉन्ग, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। श्रेष्ठ कर्म का आधार, हम में से हर कोई चाहता है कि हम अच्छा कर्म करें। हम में से हर एक यही सोचता है कि कैसे करके मैं आज से बेहतर बनूं, मैं आज के मुताबिक कल अगर खुद को देखूं तो पाऊं कि हाँ कल से तो आज मेरा बेहतर है। और ये सारा कुछ हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। लेकिन कई बार हमारी सोच इतनी बेहद की नहीं होती, या हमारा सोच इतना गूढ़, सटल या सूक्ष्म चीजों पे नहीं जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम केवल ऊपर ऊपर देखते हैं। और ऊपर ऊपर देखना मतलब कर्म, मतलब हम उसको कर्म समझते हैं जो हम हमारे हाथों से कर रहे हैं।
या जो मुख से बोल रहे हैं, या जो भी हम कर्म बाहर कर रहे हैं उसको हम कर्म समझते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कॉन्स्टेंटली सतत कर्म इधर भी हो रहा है। मैं आत्मा जो सोच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ, वो भी मेरा कर्म है। समझो बाहर बारिश हो रही है और मैं और आप दोनों बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे अचानक से लगने लगता है कि यार ये बस क्यों नहीं आ रही है, ये बस काफी लेट हो रही है, बस को क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रही है। और वहीं दूसरा व्यक्ति, आप वहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं और आप सोच रहे हैं अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, बस लेट हुई, बहुत बहुत थैंक्स, नहीं तो मेरी तो बस छूट जाती। तो बस का आना नहीं आना एक ही परिस्थिति है। बस के लिए इंतजार करना दोनों व्यक्ति के लिए सेम परिस्थिति है। लेकिन मेरा जो सोच है वो ये चल रहा है कि अब तक क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरे का सोच चल रहा है कि अच्छा हुआ बस थोड़ा लेट है, कम से कम मैं टाइम पे तो पहुंचा। इसका मतलब कि बस जिम्मेवार नहीं है मेरे रेस्टलेस फीलिंग के लिए या मेरे उद्विग्नता के लिए, बस नहीं जिम्मेवार है। और ना ही बस ही जिम्मेवार है कि जो आप खड़े हैं और आपने बस मिस होने से आप बच गए, तो जो वो रिलैक्सेशन का फीलिंग है वो भी, उसके लिए बस भी जिम्मेवार नहीं है। ये आपका कर्म है कि आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, और ये मेरा कर्म है कि मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं उसके लिए ज्यादा सोच रहा हूँ। तो ये अंदर का जो कर्म हम कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि मुझे वर्तमान में कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। एक छोटा सा किस्सा मुझे यहाँ पर याद आता है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, शायद आपने सुना भी होगा। जब महात्मा बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और एक जंगल को विजिट करते हैं, तो उनको जंगल में एक दस्यु मिलता है। दस्यु एक रॉबर, एक डाकू मिलता है जो बहुत खूंखार होता है और बोलता है तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। और महात्मा बुद्ध कहते हैं मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, स्थिति परिस्थिति साधन जो भी है मेरा वो तुम ले सकते हो, बाकी जो मेरे पास धन है वो मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि वो धन तो ज्ञान का धन है। तो वो डाकू कहता है नहीं, और भी कुछ होगा तुम्हारे पास, निकालो। तो जो भिक्षा पात्र होता है वो दे देते, बोलते यही है एकमात्र साधन जो मैं साथ में लेके घूम रहा हूँ, बाकी जो मेरे पास गुण है, कलाएं हैं, वो मैं तुमको कैसे दूं, उसके लिए तुम्हें पात्र बनना पड़ेगा। तो जो आध्यात्मिक रौनक थी, जो अट्रैक्शन था गौतम बुद्ध का, वो उस दस्यु को उनके साथ और रहने के लिए मजबूर करता। वो चाहता है कि थोड़ी देर और बात करूं। वो कहता है मैं तुमसे ये ज्ञान कैसे ले सकता हूँ। तो बोला कि उसके लिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ शिक्षा लेनी पड़ेगी, मेरे साथ भ्रमण करना पड़ेगा, मेरे जैसा जीवन यापन करना पड़ेगा। तो बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला लेकिन तुम वो कैसे करोगे जब तक तुम अपने घर गृहस्थ के साथ जुड़े हुए हो, क्या वो तुम्हें छुट्टी देते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, वो क्यों नहीं छुट्टी देंगे। बोले नहीं, क्योंकि उनके लिए भोजन तो तुम ही लाने वाले साधन हो, तुम ही जरिया हो उनके लिए इनकम करने का हर प्रकार का। तो एक बार जरा अपने घर वालों से पूछ के आओ कि क्या वो तुमको छुट्टी देते हैं। दो रीति से, एक कि ठीक है आप चले जाओ, हम संभाला, हमारा सारा जिम्मेवारी हम खुद संभाल लेंगे। और दूसरी कि जो तुम्होंने उनको खिलाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए जो भी तुमने नेगेटिव कर्म किए हैं, चाहे लोगों को लूटना, लोगों को तंग करना, जो भी क्या है, उसका फल भी क्या वो ले लेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से ले लेंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए किया है, अपने लिए थोड़ी किया है। वो जाता है अपने परिवार वालों को पूछता है, और उसकी युगल जो उसकी धर्म पत्नी होती है वो कहती है मुझे क्या पता तुम क्या करके हमारे लिए धन लेके आ रहे थे, मैंने कभी तुमसे पूछा तुम क्या करते हो इतना धन लाने के लिए। मेरा काम है खाना पकाना और खिलाना, वो मैं करती हूँ। तुम धन कहाँ से कमा के लाते हो तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारा दोष नहीं ले सकती। बाकी हाँ, मैं खाना कैसे भी पका के खिला सकती हूँ, मैं खुद का कुछ कर लूंगी, आप उस रीति निश्चिंत रहो, लेकिन तुम्हारा दोष मैं नहीं बांटूंगी। तो वो सोचता है ये तो कमाल हो गया, मैं तो सोचता था ये समझेगी कम से कम मुझे, इसके लिए ही मैं इतने जेवर आदि लेकर के आता था। फिर वो सोचता है अच्छा चलो बच्चों को तो मैंने बहुत प्यार से बड़ा किया है, वो जरूर समझेंगे इस चीज को। तो वो बच्चों को जाके पूछता है
बच्चे बोलते हैं हमारी समझ ही क्या है कि आप कहाँ से धन लेके आ रहे हैं, हमें तो जो चाहिए होता था आप लाके देते थे, इसलिए हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ठीक है, आइंदा से हम कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन आपका दोष हम नहीं ले सकते, आपने चुना वो रास्ता, हम नहीं जिम्मेवार है। ऐसे सबसे पूछते पूछते उस दस्यु को ये समझ में आता है कि ये दोष कोई लेना ही नहीं चाहता है। और फिर वो बहुत दुखी होकर के वापस आता है गौतम बुद्ध के पास और पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि अगर तुम अभी भी समझते हो कि तुमने ये सारा कुछ उनके लिए किया, उनको खुश करने के लिए किया, या उनके किसी कारण की वजह से किया, या तुम्हारे पास कोई और चारा ही नहीं था इस वजह से तुमने ये रास्ता अपनाया, तो तुम अभी भी दोष मुक्त नहीं हो। अगर तुम ध्यान में जाओ या खुद को अगर शांति की अवस्था में लेके जाओ और सिर्फ विचार करो कि क्या यही एकमात्र उपाय था मेरे लिए, तो तुम्हें शायद कुछ रास्ता मिलेगा। तो ये चीज अभी हम कर सकते हैं। आपको बाद में पता चला, मतलब आपको पता ही होगा ये कहानी की, बाद में वो दस्यु जो है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जो ये मनन चिंतन करना, रिफ्लेक्शन का जो ये प्रोसेस था कि ध्यान में जाना और गुह्यताओं को देखना, उसके आधार पर उन्होंने रामायण की कल्पना की या रामायण की रचना की। तो अभी हम भी ये चीज कर सकते हैं। जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स आप अपने सामने अपने लाइफ की कोई भी एक ऐसी घटना लेकर के आए सामने जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ था और जो हुआ था वैसा नहीं होकर के कुछ और होना चाहिए था। जस्ट फॉर सम टाइम एज्यूम कि हुआ था एंड दैट इज अ फैक्ट, ऐसा ही है, यही सत्य है। अभी मुझे इसमें ये देखना है कि जो मैंने उसमें कर्म किया उस घटना में, जो मैंने बोल बोले या जो मैंने सोच चलाया, क्या वो राइट था, क्या वो कुछ और हो सकता था। अगर आज आपको मैं एक मौका दूं कि हाँ आप बदल सकते हो उस घटना को, लेकिन आप केवल उतना ही बदल सकते हो जितने में आपका कुछ पार्ट था, तो आप क्या बदलना चाहेंगे, उसको कैसे बदलना चाहेंगे, ये सोचने का विषय है। क्या ऐसा कुछ है जो मैं करूं इस बार कि वो घटना में मेरा जो सहयोग है, मेरा जो पार्ट है, वो बेटर हो, वो बेहतरीन हो। जैसे वो कहानी है ना चिड़िया की कि जंगल में आग लगा है, सब दौड़ रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, और चिड़िया जो है चोंच में जाके पानी डालती है आग बुझाने के लिए, और एक हाथी बोलते तुम पागल हो गए, तुमको लगता है तुम्हारी चोंच भर के पानी से जंगल का आग निपटेगा। तो वो चिड़िया कहती नहीं नहीं, मुझे पूरा पता है मेरे चोंच भर पानी से जंगल का आग बिल्कुल नहीं बुझने वाला, लेकिन मुझे ये पता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम उन लोगों में आएगा जिन्होंने आग बुझाने में मदद की। या ये भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन रात को जब मैं सोने जाऊं, तो वो चिड़िया कहती खुद से कि रात को जब मैं सोने जाऊं तो मुझे इतना तो इत्मीनान रहे कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो ऐसा क्या है जो मैं बदल सकता हूँ, या ऐसा क्या है जो मैं नया कर सकता हूँ जिससे मैं अपने कर्म से बहुत तृप्त रहूं, बहुत खुश रहूं। और वो आता है जब मैं अपने को उस अवस्था में लेके जाता हूँ जहां पर मैं सोच सकता हूँ, अलग हो सकता हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम किसी परिस्थिति में जुड़ जाते हैं, किसी परिस्थिति से हम सोचते हैं हम उस परिस्थिति का हिस्सा हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कॉफी पी रहे हैं और कॉफी पीते पीते अचानक से कॉफी आपके कपड़े में गिर गया, तब नाराज हो सकते कि अरे कॉफी मेरे कपड़े में गिर गया। लेकिन कपड़े में गिरा है, आप पे नहीं गिरा है। कपड़ा धुल सकता है, दाग जाने को जा भी सकता है अगर आप तुरंत उस पर काम करें। लेकिन अगर मैं फुल टाइम यही सोच रहा है अरे मेरा कपड़ा गंदा हो गया, वो अफसोस में मैंने उतना टाइम खो दिया जितने टाइम में फ्रेश वाटर पे डालने से शायद स्टेन नहीं रहता, दाग नहीं रहता। तो कितना टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, वैल्यूबल एक्शन टाइम है ना, कुछ करने का जो एकदम क्रिटिकल टाइम होता है, वो पोटेंशियल आवर में से मैंने कितना टाइम केवल सोचने में लगा दिया, वो डिसाइड करता है कि मैं कितना जल्दी आउट ऑफ दैट सिचुएशन आऊंगा। तो इसीलिए जब भी कोई घटना घटती है, हम तीन चीजों पे दोषारोप करते हैं या दोषारोप करते हैं, ब्लेम डालते हैं। फर्स्ट इज इवेंट्स, परिस्थितियां।
कि ये ना मौसम ही, जैसा भारती बहन बोल रही थी कि मौसम ही ऐसा, इस वजह से मुझे आलस आ रहा है। मौसम है ऐसा, लेकिन इससे भी बुरे मौसम में लोग सरहद पे खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहे होते हैं। इससे भी बुरे मौसम में ट्रैफिक पुलिस रास्ते में खड़े होकर के अपना ड्यूटी निभा रहा है। इससे भी बुरे मौसम में एक बेगर रास्ते में बैठ करके भीख मांग रहा है। सो मौसम खराब सबके लिए है, लेकिन जिनको कुछ करना वो कर रहे हैं, तो मौसम जिम्मेवार नहीं है। या कई बार हम परिस्थितियों को बोलते हैं, अगर सब कुछ ऐसा 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 होता तो मैं ऐसा ऐसा कर पाता। इसका मतलब मैंने सारा पावर जो है वो परिस्थितियों पे सौंप दिया कि भाई परिस्थिति अगर ऐसी होती तो मैं राइट कर पाता। तो ये जो ब्लेम है, इससे हमको थोड़े समय के लिए ऐसा सेंस तो मिलता है कि चलो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंट्रिंसिकली आदि से हम सभी बहुत प्योर हैं, बहुत शुद्ध हैं। तो हम नहीं पसंद करते हमारे ऊपर कोई दाग आए, किसी भी प्रकार का दाग आए। तो हम जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं, ये तो इस वजह से हुआ है, तो हम नेसेसरीली क्या कर रहे हैं, खुद को उस दाग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी लग चुका है। अब जितना जल्दी मैं उसको एक्सेप्ट करूं कि चलो दाग मेरे पे लगा है, अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, तब मैं उसको चेंज कर पाऊंगा। बगैर एक्सेप्ट की मैं चेंज ही नहीं कर पाता। तो हम पहला ब्लेम करते परिस्थिति को, दूसरा ब्लेम हम करते हैं सेकंड पर्सन को, पीपल। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, हम उनको ब्लेम करते हैं। और जब हमको आसपास में कोई नहीं मिलता तो हम डिस्टेंट किसी व्यक्ति को ब्लेम करते हैं कि हमारा मोहल्ले का लीडर या हमारे कम्युनिटी का लीडर ही ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा है, या हमारी क्लास टीचर ऐसी है उसकी वजह से ऐसा है, या हमारा प्रिंसिपल ऐसा है, या बॉस ऐसा है उसकी वजह से ऐसा है, जो डिस्टेंट है। कई बार हम और दूर चले जाते हैं और कहते हैं हमारे देश का नेता ऐसा है, लीडर है, उसकी वजह से ऐसा है। सो नाउ वी ट्राई टू लुक फॉर अ पर्सन, अ लिविंग पर्सन। क्योंकि ये दायरा कई बार और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है, एंड वी बिलीव कि भाई हाँ, कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है। और जब हमको कोई ऐसा नहीं मिलता है, तब हम डिस्टेंट पास्ट के अपने रिलेशंस को ब्लेम करने लगते हैं कि फलाने व्यक्ति के वजह से मेरे अंदर ये मेमोरी रह गई और इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, या इस वजह से ऐसा है। और जब ये भी कोई व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा होता है दोष डालने के लिए, तो हम फिर ऐसे कर देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, ऊपर वाले की वजह से ऐसा है। वो ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं, या ऊपर वाला देखता ही नहीं कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका फल ही नहीं मिल रहा है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जितने सवाल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में थे और मैंने जितने सवालों को टिक मार्क किया है, राइट टिक मार्क किया है, रॉन्ग टिक मार्क भी नहीं, राइट टिक मार्क किया, उतने का ही मुझे नंबर मिलेगा। लेकिन उसके बाद एग्जाम देके आने के बाद हम भगवान को पूछ रहे होते हैं कि बस मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। भगवान कहेगा बच्चे, एग्जाम देने के टाइम पे मैं तो नहीं दे रहा था, तुम दे रहे थे। रिजल्ट मैं तो नहीं बनाने वाला, तुम्हारा टीचर बनाने वाला है। तो इसमें मैं कहाँ से आ जाता हूँ। तो इसलिए जब हमें कोई नहीं मिल रहा होता आमने सामने में या अपने चारों तरफ, तब हम ऊपर की ओर इशारा कर देते हैं। लेकिन समाधान यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम वहां था ही नहीं। प्रॉब्लम जहां था वहां हम कभी गए ही नहीं। ये वाला जो इंस्टेंस है जहां हम कहते हैं कि व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर, यू आर ऑलवेज पॉइंटिंग थ्री टुवर्ड्स योरसेल्फ। मतलब जब आप कभी किसी को दोष दे रहे कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तीन उंगलियां अपनी तरफ है। इसका मतलब एक मेजर हिस्सा, एक बहुत बड़ा पार्ट उस समस्या का मेरे पास है। और उसको अगर मैं सच्चाई के साथ नहीं देखता हूँ, ऑनेस्टली अगर उसको मैं इंटरवीन नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली अगर मैं उसको परख नहीं रहा हूँ, तो प्रॉब्लम ये होने वाला है कि वो समस्या मेरे साथ रहने वाली है। थोड़े समय के लिए किसी को ब्लेम करके मुझे थोड़े समय का क्षणिक सुख मिल सकता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा हाँ दाग मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में दाग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। जैसे कॉफी का स्टेन था, जितना जल्दी आप धो देंगे उतना कम दाग उस पे रहेगा। लेकिन अगर आप बार बार सोच रहे कि भाई कप की गलती, कॉफी की गलती, या कपड़ा ही ऐसा है कि दाग रिटेन कर लेता है, ये भी होता है कि हम सामने वाले पे कितना गहराई तक, कितनी देर तक दोषारोप कर रहे हैं। और तीसरा कई बार होता है कि हम खुद पे ब्लेम कर रहे होते हैं, कि हम खुद को कई बार अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना एक बात होती है, लेकिन जिम्मेवारी का बोझ बना लेना ये भी एक बहुत बार हमको नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि कोई घटना घटी,
समझो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, एक टीम वर्क है और टीम वर्क में आप साथ में काम कर रहे हैं और कुछ चीज नहीं हुआ और आप टीम लीडर थे तो आपने बोला नहीं नहीं ये सारी गलती मेरी है। तो एक समय के लिए ये कहना अच्छा है, क्योंकि इससे आपने अपने टीम को बांध के रखा, आपने किसी को किसी और के ऊपर दोष नहीं मरने दिया, आपने सब में एक फैमिली फीलिंग बना के रखी, टीम आपका बच गया। लेकिन एक बार आपने बोला नहीं नहीं सारी गलती मेरी है, ये टीम बचाने के लिए ठीक था। लेकिन अगर आप बार बार ये चीज करते रहे कि नहीं नहीं ये तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती मेरी गलती, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, गिल्टी कॉन्शियस बन जाएंगे हम, अफसोस वृत्ति आ जाएगी कि हर चीज में हम खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं, खुद को ही कमी कमजोरी खुद में ही ढूंढने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो गिल्ट है, ये जो अफसोस है, ये अंदर ही अंदर हमको खोखला कर रहा होता है। और जब हम अंदर से खोखले हो रहे होते हैं तो हम कमजोर हो रहे होते हैं। अगर दीवार अंदर से अगर खोखला है तो वो कमजोर है और एक छोटा सा हल्का सा प्रेशर भी उसको गिरा देगा। तो एक बार रियलिटी में सही मायने में दोष अपनाना, जहां मेरी गलती है उसको मानना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार ही खुद को ये समझाना कि नहीं नहीं मेरी वजह से ये सारा हो रहा है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये जो है बार बार मुझे कमजोर कर रहा है। क्योंकि ये जो थॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये बार बार मेरे शरीर में, मेरे संस्कारों में, मेरे व्यवहार में, मेरे चरित्र में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है कि मेरी वजह से ये सारा नुकसान हुआ या मेरी वजह से ऐसा हुआ। तो कई बार अगर मैं खुद को डिटैच करूं और देखूं कि वास्तव में मेरा इसमें कितना परसेंट हिस्सा है इस पूरे घटना में, तो आपको दिखेगा बहुत कम होगा, लेकिन दोष हमने शायद बहुत ज्यादा ले लिया। कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हमने तो अच्छी पेरेंटिंग दी थी, हमने तो भरण पोषण पालना में कुछ कमी नहीं रखी, फिर भी हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकले, क्यों हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आपका जो जिम्मेवारी था वो उनको केवल उनके रहन सहन, पालन पोषण, उनके भरण पोषण, उनके पढ़ाई लिखाई में जितना आप मदद कर सकते थे उतना ही करने का था। बट उनका भी अपना एक रोल है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो उनको बजाना है, जो उनको प्ले करना है। उसके लिए मैं खुद को जिम्मेवार नहीं कर सकता। तो ये गिल्ट से भी फ्री होना बहुत जरूरी है। एक बार एक कपल था, बहुत बहुत प्यारा कपल था, आपस में बहुत प्यार था उनका, और बहुत बहुत दिनों के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ था और वो बहुत प्यार से उस बच्चे को पाल पाल रहे थे। एक दिन अचानक हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, वो जा रहा होता है, लेकिन उसकी नजर पड़ती है कि बच्चा जो है खेल रहा है और सामने में कोई दवाई की शीशी है जो खुली पड़ी है। हस्बैंड जल्दी में था तो वो अपनी वाइफ को बोलता है सुनो, वो दवाई की शीशी खुली हुई है, तुम उसको बंद कर देना, मैं जा रहा हूँ। वाइफ बोलती है हाँ हाँ, मैं बंद कर देती हूँ। और वाइफ थोड़े काम में बिजी थी किचन में, और वो जब तक आती है शीशी को बंद करने में तब तक वो बच्चे ने दवाई की शीशी, क्योंकि वो रंगीन था, कलरफुल था लिक्विड उसका, वो पी लेता है। और वो उस बच्चे के लिए, इन्फेंट था बच्चा, छोटा था, उसके लिए वो ओवरडोज हो जाता है एंड अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाती है मम्मी दौड़ दौड़ के, एंड ऐसा ही होता है कि वो बच्चा शरीर छोड़ देता है। वो वाइफ अंदर ही अंदर इतना घबरा रही होती है, इतना अफसोस कर रही थी कि मैं क्या जवाब दूंगी अगर हस्बैंड मेरा अभी हॉस्पिटल आएगा, कि क्या हो गया, मैं कैसे नहीं टाइम पे पहुंच पाई, क्यों मैंने दूसरे काम को जिम्मे इतना इंपॉर्टेंट समझा, और क्यों मैंने उस बॉटल को टाइम पे नहीं बंद किया। बहुत सोच रही थी, दुखी भी थी। हस्बैंड जब हॉस्पिटल पहुंचता है और जब वो देखता है तो वो केवल 4 शब्द बोलता है उस वाइफ को। और वो 4 शब्द क्या बोलता होगा, आपको क्या लगता है? आप चाहे तो चैट में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हो हस्बैंड ने क्या लिखा होगा, या मे बी भारती बहन यू कैन रीड दोस चैट मैसेजेस। जनरली हमारे अंदर ये घटना को सुनते हुए कितनी सारी ऐसी चीजें आ रही होंगी जो लोग सोच रहे होंगे क्या है चैट मैसेज में। ओम शांति भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई कैन प्रश्न। रीड इट, दे आर सेइंग इट्स माय फॉल्ट। ओके। तो वो वाइफ भी कह रही है ये मेरी गलती कि मैंने ढक्कन नहीं बंद किया, एंड हस्बैंड भी कह रहा है ये मेरी गलती है कि इतना भी क्या, मैं बंद ही कर देता था। लेकिन एक्चुअली
वो हस्बैंड बहुत वाइज था, उसको पता था कि बच्चा तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब कितने दिन मैं और मेरी वाइफ इस गिल्ट के साथ रहने वाले हैं ये डिपेंड करेगा मेरा रिएक्शन। और वो बोलता है आई ओनली लव यू, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं और कुछ नहीं। क्योंकि अब वो घटना घट चुकी है, उसको अब नहीं चेंज किया जा सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, लेकिन उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को इतना अपने साइज से बड़ा नहीं बना देना है कि हम उसके अंदर दब जाए। तो अब घटना घट गई, लेकिन उसका ये कहना कि आई सिंपली लव यू उस वाइफ के छाती से कितना बड़ा बोझ हल्का कर देता है कि हाँ वो भी बंद कर सकता था। तो ना वो उसको दोष दे रही है, ना वो खुद को दोष दे रही है। ठीक है, गलती हुई दोनों से, बट दोनों ने उस चीज को समझा। लेकिन यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि सामने वाली आत्मा का भी एक पार्ट है, उसका भी एक कर्मों का हिसाब किताब है, वो भी एक्शन में आएगा, वो भी नियम में आएगा, वो भी अपना रंग दिखाएगा। हर चीज हम सेफ मोड पे नहीं चल सकते। यू कैन नॉट चाइल्ड गार्ड एवरीथिंग अराउंड यू। देयर आर इंस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन दो चीजें हैं जो हमें ब्लेम गेम से फ्री कर सकते हैं। ना खुद को टू मच ब्लेम करना, रियलाइज करना एक बात है, अनुभव करना कि क्या इसमें राइट है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना, अंतर निरीक्षण करना, कि खुद को देखना कि मेरे लिए क्या इसमें सीखने की चीज है, ये एक चीज। और दूसरा कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, चलो हो गया, एक प्रॉब्लम आया, आगे क्या करना है। जब हम ये सही सवाल पूछते हैं तो सही जवाब आता है। अगर मैं कोई घटना घटी नेगेटिव और मैं पूछूं ऐसा क्यों हुआ, तो क्यों का तो बहुत बड़ा जवाब हो सकता है। क्या वो जवाब को सुनने का समय है अभी मेरे पास? क्या उस जवाब को धारण करने की ताकत है अभी मेरे पास? अगर मैं उस जगह पे ये सवाल पूछूं, ठीक है ये हो गया, अभी क्या करना है, क्यों हुआ से बेटर सवाल है क्या करना है। तो क्या करना है जैसे ही मैं पूछूंगा तो मेरा सारा एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम, माय एनर्जी विल गो इनटू लुकिंग फॉर आंसर्स। मतलब प्रश्न के विस्तार में ना जाकर के उत्तर के सार में पहुंच रहा है। तो मैं अपनी शक्तियों को राइट जगह पे चैनल कर रहा हूँ। तो ये राइट सवाल पूछना, ये कब होता है? जब दो फैक्टर में से एक फैक्टर मेरे पास हो, दैट इज विजडम, ज्ञान। जब आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है, तो वो कभी भी, ज्ञानी आत्मा अपना समय व्यर्थ में नहीं जाने देगा। वो कभी भी अपने समय को ऐसे जगह पे नहीं लगाएगा जहां से उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। और ज्ञान के साथ साथ दूसरा चीज जो चाहिए वो है प्यार। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर क्षण मुझे मेरे कितने करीब लाता है, मुझे मेरे से कितना प्यार करना सिखाता है, ये उसका एक टेस्टिमेंट होता है, एक उसका तरीका होता है। लेकिन अगर हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर क्षण मैं खुद को खुद से दूर करता जा रहा हूँ, अपने में सिर्फ कमियां ढूंढ रहा हूँ, दूसरों में कमियां ढूंढ रहा हूँ, तो कमी ढूंढने में मैं बहुत माहिर हो जाऊंगा। एक कहावत है कि अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो भी आप राइट हैं, और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो भी आप राइट हैं, क्योंकि आपकी सोच ही हर चीज को मुमकिन करती है। एवरी थॉट हैज द पावर टू बिकम अ रियलिटी। तो अगर मैं बार बार ये थॉट क्रिएट कर रहा हूँ कि फलाना व्यक्ति गलत है, फलाना परिस्थिति गलत है, या मैं गलत हूँ, तो ये गलत देखने का जो संस्कार है ये मेरा मजबूत होता जाएगा। जैसे जो जिम जाते हैं या योगासन करते हैं, आप जिस एक्सरसाइज को बार बार कर रहे हैं, आपका वो एक्सरसाइज, वो इंटेंस एक्सरसाइज जो है केवल उसी मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल होलिस्टिक एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी ओवरऑल डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो भुजंगासन कर रहे हैं विच इज गुड फॉर योर एब्स, तो ऑल द टाइम यू आर वर्किंग ऑन भुजंगासन, केवल आपका एब्स ही स्ट्रांग हो रहा है, आपका लोअर बैक कुछ नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से मसल को पावर दे रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज को बार बार कर रहे हैं। कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंट हूँ और देखूं कि ओके, मैंने देखा किस किस ने क्या क्या गलत किया, अब मुझे क्या करना है,
ये संस्कार जो है, अगर इसको मैं पक्का करूं, ठीक है, जो हो गई गलती हो गई, झगड़ा हो गया हो गया, अब मुझे क्या करना है। जब मैं ये पक्का करता हूं और जब मैं अपने इस संस्कार को पक्का करता हूं कि राइट देखना, लुकिंग विद द आईज ऑफ अ विजडम आई, ज्ञानी बन करके देखना, तो धीरे धीरे मैं उस परिस्थिति में जिम्मेवारी लेना शुरू करता हूँ कि अब मुझे क्या करना है, मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो पावर मेरे पास आई। जब मैं ब्लेम कर रहा हूँ, दोष दूसरे पे मढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझता हूँ जब वो चेंज होंगे ना तब मेरे में सुधार आएगा। या मैं रिमोट जो है परिस्थिति का वो दूसरों के हाथों में सौंप रहा हूँ कि भाई जब ऐसा ऐसा हो तब ठीक आएगा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि पावर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। क्या मेरे इस स्टेटमेंट से, क्या मेरी इस सोच से पावर मेरे पास है या पावर किसी और के पास है। जब तक पावर किसी और के पास है परिस्थिति चेंज नहीं होगी। जब तक पावर मेरे पास है मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये कुछ करने के लिए चाहिए होगा द मोड ऑफ लव, प्यार से करना, प्रेम के साथ करना। कबीर का एक और दोहा, इट्स वेरी नाइस वन, जो कहता है कि कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भी बन रही। मतलब जब प्रेम का बादल मेरे पे बरसता है और जब मैं उसको अलाउ करता हूँ, बरस तो रहा होगा लेकिन अगर मैं छाता लेके खड़ा रहूं तो मैं भीगूंगा तो नहीं। तो व्हेन आई लेट दैट थिंग टू हैपन टू मी, जब मैं अलाउ करता हूँ कि ठीक है बारिश हो रही है प्रेम की और मैं भीगता हूँ, तो अंतर भीगी आत्मा, मतलब मैं आत्मा प्रेम से भीग रहा हूँ, हरि भी बन रहा है। मतलब अगर मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होता जा रहा हूँ तो बाहर छाए हुए बन रही मतलब सूखा, तो बाहर छाई हुई वनराई जो वो भी हरी हो जाएगी, वो भी हरियाली उसमें आ जाएगी। विच मीन्स कि मेरे अंदर का जो प्यार है वो मेरे शब्द में झलकेगा, मेरे कर्म में झलकेगा और बाहर भी दिखेगा। तो प्यार के साथ अपने को डील करना है, प्यार के साथ दूसरों को डील करना है। प्यार और ज्ञान दोनों, लव और लॉ दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और मैंने ये चीज अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब जब कोई ऐसी परिस्थिति आई है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और अच्छा हो सकता था, तो पहले तो खुद को ये समझाने देना कि अगर और अच्छा हो सकता था तो क्या कमी रह गई जो मैं कर सकता था। दूसरे का बाद में, पहले खुद का। फिर पता चलता है कि अच्छा मैंने अपनी तरफ से ये किया, ये थोड़ा और मैं अच्छा कर सकता था। अगर मैंने खुद को चेक किया और दिखा कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं चेंज करना चाहूंगा, तब मुझे ये देखना है कि ऐसा क्या था जो और अच्छा किसी और के साथ किया जा सकता था। तब उनको बहुत प्यार से समझाना, आपने ये चीज किया बहुत अच्छा किया लेकिन शायद ऐसा करते तो और अच्छा होता, आपको क्या लगता है इसके बारे में। नॉट टू इम्पोज, उन पे दबाव नहीं बनाना कि आपको हर बार ऐसा करना चाहिए, बट उनको एक ऑप्शन देना कि क्या इस प्रेम के बादल के नीचे भीगना चाहोगे। तो प्यार के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञान और प्यार को यूज करके हम खुद को इस दोष से परे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अंत में जरूरी ये है कि आप, मैं ये चीज समझ लें कि ये दोष देने का जो संस्कार है, कमी देखने का संस्कार है, बुराई देखने का संस्कार है, ये मुझ आत्मा को वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें शिक्षा देखने का संस्कार पक्का करूं कि घटना घटी, ये बुरा हुआ, इसमें सीखने को क्या है, तो ये ज्ञानी तू आत्मा जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। वो फिर एक चेंज लेके आ सकता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति भैया, आपने बहुत बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि कैसे हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। और जो पॉइंट मुझे अच्छी लगी कि आपने बताया कि अगर मैं कहता हूँ कि कर सकता हूँ तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं तो हमसे नहीं होगा। और जो आपने बात किया कि पावर, तो पावर हमारे में है और मुझे क्या करना है वो भी हमको सोचना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न है कि they say the moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life। वे कहते हैं जिस पल आप जी
जीवन में हर चीज की जिम्मेवारी लेते हैं, वह पल आपके जीवन में कुछ भी बदल सकता है। यह कितना सच है? कृपया आप इसे स्पष्ट करेंगे? श्योर। ये स्टेटमेंट फिलोसॉफिकली बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप um, दर्शन शास्त्र के हिसाब से देखें, फिलोसफी के हिसाब से देखें, ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि जिस घड़ी मैंने जिम्मेवारी ली उस घड़ी में अपने आसपास सब चीज बदल सकता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा अतिशयोक्ति भी है, इसमें एक टू मच का सेंस भी है। कई बार क्या होता है, हम जब ये अपने में जिम्मेवारी लेते हैं तो हम अपने से बड़े साइज के प्रॉब्लम को भी चेंज करने का जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो इसमें जरूरी होता है कि समझना, खुद को समझना कि भाई मेरा एक्चुअल में अभी कैपेसिटी कितना है और सामने जो समस्या वो है कितनी बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं 10 रोटी आधे घंटे में बेल सकता हूँ और अभी खाने के लिए आने वाले 100 लोग, और आपने मुझे बोला कि 100 लोग आ रहे, 1 घंटे में हमें 200 रोटी चाहिए और मेरी कैपेसिटी कि मैं आधे घंटे में 10 रोटी बेल सकता हूँ। और मैंने बोला हाँ, रोटी बेलने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 100 में से 10 ही लोग भोजन करेंगे, बाकी 90 जो भूखे ही जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने अतिशोक्ति कर ली, ओवरवेलमिंग कर लिया। और धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि मैंने वो सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर रख ली, मैं इतना हैवी होने लगूंगा कि बाय द एंड ऑफ 1 आवर वो जो 20 रोटी मैं बना सकता था वो भी ठीक से नहीं बन रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को बहुत बड़े जिम्मेवारी के नीचे दबा दिया है। तो ये अगर मेरे को ज्ञान है कि मैं वास्तव में अभी किस लेवल पे हूँ, व्हाट इज माय राइट कैपेसिटी, देन आई विल बी एबल टू जज। मैं निर्णय ले पाऊंगा कि वास्तव में मुझे करना कितना है और क्या है और कैसे है। ज्ञान इसमें बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें प्यार बहुत जरूरी है कि कई बार हम परिस्थिति को इतना प्यार करते हैं कि हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसको करते समय मेरे अंदर कितना हलचल होने वाला है। तो ये जज करना। हाँ, इस स्टेटमेंट को अगर मैं अपने हिसाब से अगर करेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि द मोमेंट आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, आई कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड मी। फॉर एग्जाम्पल, वही घटना है, 100 लोग आने वाले हैं, 2 घंटे में भोजन करने वाले हैं और 200 रोटियां हैं, और मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं 10 रोटी आराम से बेल सकता हूँ, थोड़ा जल्दी करूंगा तो शायद 15 बेल लूं। तो जब आप मुझे आके पूछे भारती बहन की शांतनु भाई 100 लोग आएंगे, 2 घंटे टाइम है हमारे पास, 200 रोटी बनानी है, आप क्या करोगे? मैं अगर अपनी जिम्मेवारी लूं कि मैं शांत भाव से 40 रोटी बनाने की जिम्मेवारी लेता हूँ, और मैं वो अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं कि भारती बहन मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली आई कैन मेक पुश माई सेल्फ फ्रॉम 20 to 40, मैं डबल करने की कोशिश करूंगा। और इतना कह करके अगर मैं केवल उतने पे फोकस करता हूं तो क्या हो जाएगा, मैंने खुद के लिए एक एक ऐसा दायरा निर्धारित किया, एक ऐसा चैलेंज निर्धारित किया जो मेरे को मेरी कैपेसिटी से आगे भी बढ़ा रहा है, लेकिन मेरे को ओवरवेल्म नहीं कर रहा है, मेरे को परेशान नहीं कर रहा है। साथ में इसमें क्या हो रहा है कि मैं ऑनेस्ट हो रहा हूँ, और ये ऑनेस्टी ज्ञान और प्यार की वजह से है। प्यार अपने से प्लस ज्ञान इस चीज का कि मैं कितना अभी कर सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि व्हेन आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन चेंज एनीथिंग, आई मस्ट से व्हेन आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ देन आई कैन चेंज एनीथिंग। अपना ही हम कर सकते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं। बहुत तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने कि जो भी कार्य कर सकते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हमको देखना है कि हम कितना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कहते हैं कि जो बोल है हमारे वो एक तीर समान है, तो जब वो छूट जाता है तो वो वापस नहीं ले सकते। तो अगर किसी ने मेरे प्रति कुछ बोला है तो जाहिर है कि मुझे वो बात, वो तीर लगेगा, मेरे को दर्द होगा, तो मैं कैसे रिएक्ट ना करूं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट तीर का है और एक एस्पेक्ट मेरा है। अगेन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? तीर संभालना मेरा कैपेसिटी नहीं है। आप कितनों के तीर डच करेंगे?
हाँ, मतलब कितनों को आप समझा पाएंगे कि भाई तीर मत छोड़ना, तीर मत छोड़ना, तीर मत छोड़ना, यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज वो तीर उनके पास है, उनके पास राइट टू यूज है, वो अपना अधिकार यूज करेंगे और तीर छोड़ेंगे। जो भी तीर है उनके पास प्यार वाला तीर है तो वो छोड़ेंगे, अगर नफरत वाला तीर है तो वो छोड़ेंगे, वो आप नहीं चेंज कर सकते। अगेन आंसरिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन इन कंटिन्यूएशन, कि अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जब तीर आ रहा है मेरी तरफ तब मैं खुद को डच करूं। अगर मैं जज कर लेता हूं, अगर मैं ज्ञानी हूं, तो मैं जज कर पाऊंगा कि ये जो तीर है ये मुझे फ्रंट से फेस करना है या मुझे डच करना है। कई बार क्या होता है, हम खुद ही जाते हैं और वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गन एंड टेक द बुलेट। हम हर चीज की जिम्मेवारी ले लेते हैं, हम जबरदस्ती फेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई बार युक्ति से ज्ञान ज्ञान हमें ये समझाता है कि हमेशा आपको भिड़ना नहीं है, कभी आपको फेस करना है, पावर टू फेस करना है। कई बार आपको पावर टू टॉलरेट यूज करना है, सहन करना है। कई बार आपको कुछ और रास्ता निकालना है, युक्ति निकालनी है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस तीर को डच करूं, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपना शील्ड यूज करूं। एंड शील्ड कौन सा है? ज्ञान का शील्ड। शील्ड कौन सा है? सामने वाली आत्मा जो मुझे वो तीर भेज रही है उसके प्रति प्यार का शील्ड। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? एंड थर्ड शील्ड जो है वो शील्ड है परमात्मा का प्रोटेक्शन मेरे चारों तरफ। क्या मैं उस प्रोटेक्शन के अंदर रहूं तो वो तीर मुझे नहीं लगेगा? एम आई यूजिंग दीज टूल्स? ये जरूरी होता है। फिर कई बार क्या होता है, जब तीर आ रहा है, क्या मैं खुद को एक सॉलिड रॉक की तरह बनाता हूँ जिसमें तीर लगे और तीर गिर जाए, या मैं खुद को सॉफ्ट बना देता हूँ जिसमें तीर भेद करके चला जाए और एक होल छोड़ दे? तो व्हाट आई बिकम, कई बार क्या होता है हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये शब्द अगर किसी और ने बोले होते ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, ये उसने बोला जिसपे मुझे बहुत भरोसा था इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। सो यू सी, शब्द का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आई एम ओके अगर वो शब्द कोई और बोले, आई एम नॉट ओके जब वो शब्द आप बोले। वाई? प्रॉब्लम तो शब्द के साथ होना चाहिए। अगर आप मुझे बोले कि भाई आप स्टूपिड हो, बुद्धू हो, तो मुझे स्टूपिड वर्ड से प्रॉब्लम होना चाहिए, ना कि ये कि भाई वो वर्ड कौन बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या कि आई एम इनडिफरेंट। मैं इनडिफरेंट नहीं हो पाता हूँ, मैं डिफरेंट हो जाता हूँ। मैं हर एक के साथ समदृष्टि नहीं रख रहा हूँ। द आई टू इक्वल विजन इज नॉट देयर। मैं आपके टाइम पे सोचता हूँ आपने ये बोला तो गलत और उसने वो बोला तो चलेगा। सो विच मीन्स क्या कि मैं परसीव क्या कर रहा हूँ, मैं व्यक्तियों को देख रहा हूँ, मैं रोल्स को देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है। अगर शब्द गलत है तो आई विल से उसने ऐसा कहा, कोई बात नहीं, दैट डजंट मेक्स मी समबडी लाइक दैट। मैं उसके कहने मात्र से ऐसा नहीं बन जाऊंगा। अगर वो चीज आपसे आ रही है, किसी और से आ रही है जो मेरे बहुत नजदीक है निव्दे से, कि भाई आपने ऐसा उस तुमने ऐसा बोला ना इस वजह से आई एम हर्ट। नो, आई हैड एन इमेज ऑफ माइन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं खुद को एक एक तस्वीर मैंने अपनी बना के रखी थी, जो मैं समझता था कि आप हमेशा मुझे ऐसे ही देखो। तो ये मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, ये जो मेरी उम्मीद थी कि मैं हमेशा आपकी नजरों में ऐसा बना रहूं, वो नहीं हुआ। इस वजह से मुझे दुख हो रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि ज्ञान कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, तब हम रिएक्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया। और हमें लगता है कि सभी दर्शकों के भी प्रश्नों के जवाब हमको मिल गए हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमको मेडिटेशन कराएं, जो आप कह रहे थे कि ज्ञान का शील्ड और परमात्मा का शील्ड, तो ये क्या है और कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। श्योर। हर कोई जहां पर भी आप बैठे हैं, थोड़े समय के लिए आप अपने फोन को, अपने पेन कॉपी पेन जो भी आपके पास है उसको थोड़े समय के लिए साइड में रख दें और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने ऊपर लेकर के आए। आपका कोई दूसरा अपॉइंटमेंट होगा इसके बाद,
या कोई दूसरी क्लास ज्वाइन करनी होगी, या भोजन करना होगा, कई चीजें होंगी, लेकिन वो सब अपने समय से होंगी ही। अभी इस समय मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा शक्ति, एकाग्रता इस समय अपने ऊपर है। मैं अपने ध्यान को लोगों से, अपॉइंटमेंट्स, एंगेजमेंट्स, परिस्थितियों से धीरे धीरे खींच रहा हूं। और मेरा सारा ध्यान वर्तमान में अपने शरीर पर है, जो शांत बैठा है, रिलैक्स है। इससे और आगे चलते हैं और मैं अपने ध्यान को अपनी सांसों पर एकाग्र करता हूं। गहरी सांस लेना और बहुत गहरी सांस छोड़ना। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की ये प्रक्रिया धीमी होते होते बहुत शांत हो गई है। जिस प्रकार मैंने अपनी सांसों पर, अपने ध्यान पर नियंत्रण पाया है, ठीक उसी प्रकार मेरा नियंत्रण मेरे विचारों पर भी है। मेरे विचार मुझे अनुभव कराते हैं। मेरे अनुभव मुझे शक्ति देते हैं। मैं सही सोचने का जिम्मेवार हूं। मैं अपने अनुभवों के लिए जिम्मेवार हूं। ये जिम्मेवारी का एहसास मुझे इसलिए है क्योंकि मैं ज्ञानी आत्मा हूं। ज्ञान मेरा श्रृंगार है। ज्ञान की शक्ति मुझे सही निर्णय लेने में, सही कर्म करने में मदद करती है। ज्ञान का सागर, सर्व शक्तियों का सागर परमात्मा, परम पिता मेरा साथी है। वो प्यार का भी सागर है। परमात्मा से प्यार की शक्ति मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। ज्ञान के सागर की शक्ति मेरी ज्ञान की शक्ति को मजबूत बना रही है। परमात्मा से खुद को प्यार से भरपूर कर
मुझे खुद के लिए हमेशा प्रेम पूर्ण संकल्प रचने हैं। औरों के लिए प्रेम पूर्ण संकल्प रचने हैं। मेरे संकल्पों से, मेरे विचारों से मैं एक प्रेम पूर्ण दुनिया बना रहा हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मेरे हर बोल, हर कर्म, हर विचार में प्यार की शक्ति समाई हुई है। इसी प्यार की शक्ति के साथ मुझे हर कर्म करना है, हर बोल बोलना है। अच्छा, ओम शांति।